वेरी मच। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए हमारे पीछे, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे और आपके बीच के रहने वाले ही कुछ लोग हैं, हमारी तरह एक आम जिंदगी जीने वाले। ये चेहरे अब किसी पहचान के मोहताज नहीं, बल्कि खुद एक पहचान बन चुके हैं। पहचान इसलिए नहीं कि ये अब करोड़पति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने मौका ढूंढने के बजाय खुद अपने लिए मौका बनाया। अपनी और अपनों की ख्वाहिशों को टालने के बजाय उसे पूरा करने में अपना सब कुछ लगा दिया इन्होंने, और हालातों के आगे झुकने के बजाय हालातों को अपने आगे झुकाया। ये चेहरे हम सब के लिए प्रेरणा है, और इस बात की धारणा भी है कि इंसान जब ठान लेता है तो नामुमकिन जैसा शब्द व्यर्थ, बेकार और बेअसर हो जाता है कि नहीं? तालियां बज जाती। तो इसी उम्मीद के साथ कि यहां आने वाला हर खिलाड़ी करोड़पति बने, मैं परिचय कराना चाहूंगा इस हफ्ते के 10 नए संभावित करोड़पतियों से। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, और मिलते हैं एक स्टूडेंट रोहिणी पवार से। इसके बाद चलते हैं भारत के मध्य भाग की ओर, नागदा मध्य प्रदेश से एक टीचर अर्चना बुधराजा। तालियां बजती रहें। अब बढ़ते हैं पश्चिम भारत की दिशा, राजकोट गुजरात से एक पीएचडी स्टूडेंट पूर्वी रक्षिया या राक्षिया। इसके बाद आते हैं जोधपुर राजस्थान की तरफ। यहां से हमारी अगली खिलाड़ी एक डेस्टिनेशन एक्सपर्ट रोहिणी जोगलेकर। मिलिए द्वारका दिल्ली के अविनाश कुमार से, ये गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर है। दिल्ली से चलते हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जहां से हमारे अगले खिलाड़ी हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल संजीव कुमार। हमारी अगली खिलाड़ी आती हैं पटियाला पंजाब से, ये गिफ्ट शॉप ओनर है अनुपमा नरूला। इसके बाद आते हैं लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में, और मिलते हैं एक ऑडिटर अवंतिका त्रिवेदी से। हमारी अगली खिलाड़ी पानीहाटी वेस्ट बंगाल में एक टीचर हैं शंपा चटर्जी, और अंत में मिलते हैं अनंत कुमार खड़के से, ये हिंगोली महाराष्ट्र से एक किसान है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि आप जानते हैं, अब आपको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और जो भी सबसे तेज उत्तर देगा वो चल के हमारे साथ वहां पर हॉट सीट पर बैठेगा। अब आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन ज्यामितीय आकृतियों को इनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं, यानी जिसमें कम भुजाएं हैं उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज जियोमेट्रिकल फिगर्स in increasing order of the number of sides that they have. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए त्रिकोण, बी षटभुज, सी अष्टभुज, डी वर्ग, ट्रायंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन एंड डी स्क्वायर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, और सही उत्तर यह है। सबसे पहले आता है ए त्रिकोण ट्रायंगल, इसकी 3 साइड्स होते हैं। फिर आता है डी वर्ग स्क्वायर, जिसके की 4 साइड्स होते हैं। फिर आता है बी षटभुज हेक्सागन, जिसके 6 साइड्स होते हैं। और अंत में है सी अष्टभुज ऑक्टागन 8 साइड्स। ए डी बी सी। ए डी बी सी में जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम ये रहे। और सबसे तेज जवाब किसका है? अवंतिका त्रिवेदी। बहुत बहुत बधाई आपको अवंतिका जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां। कंफर्टेबल?
Big hand for Avantika Trivedi. बहुत बहुत बधाई आपको अवंतिका जी। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। देवियों और संजों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश से आए अवंतिका त्रिवेदी जी। इन्हें मैं दो बातों की बधाई देना चाहता हूं। पहली ये कि ये इस हफ्ते की पहली हॉट सीट खिलाड़ी हैं, और दूसरी बात ये कि ये अपने जिले की पहली और इकलौती महिला ऑडिटर हैं। पहली ऑडिटर सर। अपने जिले की। जी सर। ये ऑडिटर नाम सुनते ही तो मैं घबरा जाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा भयंकर नाम होता है, और मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह का आपका काम होता होगा इसमें। और साथ में आप अपनी माताश्री को लाई हैं। नमस्कार करता हूँ आपको, प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आप अपने एक मित्र को लाए हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार मिश्रा जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो बहुत जल्दी आपको मैं नियम बता दूं। हमारे सामने एक यहाँ पर धनालय खड़ा हो गया है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होगी और चढ़ते चढ़ते ये जाएंगे 15वें प्रश्न तक। इसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न को पार करने के बाद खुलता है 16वें प्रश्न का द्वार, जो कि है 7 करोड़ रुपए का। घड़ी बड़ी जी है, यहाँ टिक टिक करती रहती हैं, और कभी कभी वहां से चल के ये इधर आ जाती हैं। ये देखिए आ गई। ये आपको पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड देंगी, उसके बाद आपको 60 सेकंड देंगी अगले 5 प्रश्नों के लिए, और उसके बाद शांत हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास समय सीमा। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस रखी हुई हमने। ये देखिए यहाँ आ गई। पहला है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित, बहुत ही गुणी, बहुत ही ज्ञानी जनता होती है। इनसे जब भी आप प्रश्न पूछेंगे आपको सही उत्तर देंगे। गलत मत करना भैया प्लीज। और दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार। जोड़ीदार का परिचय हमने अभी दे दिया है। आपके मित्र हैं अरविंद कुमार मिश्रा जी। और हमारी जो आखिरी लाइफलाइन है वो आस्क द एक्सपर्ट। वीडियो कॉल के द्वारा हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय मैं दे देता हूँ। ये है हमारे आज तक के एडिटर श्री रोहित सरदाना जी। रोहित जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और ये आ गए हमारे सामने। बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित जी हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। प्रणाम आपको भी अमिताभ जी। और ये हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये भी बहुत ज्ञानी गुणी लोग होते हैं। इनके पास सही उत्तर होता है हमेशा। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अवंतिका जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मशहूर स्ट्रीट स्नैक के इस नाम को पूरा करें। चना जोर डैश। कंप्लीट द नेम ऑफ अ पॉपुलर स्ट्रीट स्नैक। चना जोर डैश। ए गरम, बी ठंडा, सी तीखा, डी चटपटा। सर प्लीज लॉक ए गरम। ए गरम पे ताला लगाया जाए। जी सर। अवंतिका जी कह रही हैं कि ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गई आप। चना जोर गरम एक चटपटा स्ट्रीट स्नैक है जिसे चना और मसाले के साथ तैयार किया जाता है। कभी खाया आपने? जी सर। कितनी बार खाते हैं एक महीने में? सर 3-4 बार। 3-4 बार। घर के आसपास मिलता है आपको ये? हाँ सर, ये तो इजीली मिलने वाली स्ट्रीट चीज़ पे है, कहीं भी हाँ, निकल गए। मिल जाए। हमें भी बहुत पसंद है सर ऐसी। अगला प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट्सएप चैट पर जब 2 ब्लू टिक आते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं? व्हाट्सएप वगैरह तो जानती होंगी आप। जी सर। The 2 blue ticks on WhatsApp chat indicates which of these? A. Message has been deleted. B. Message encrypted. C. Message not delivered. D. Recipient has read your message. Message deleted, message encrypted, message नहीं पहुंचा या मैसेज पढ़ लिया गया है। सर प्लीज लॉक डी। मैसेज पढ़ लिया गया। मैसेज पढ़ लिया गया है। जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए हैं। जब एक टिक होता है तो it means the message has successfully been sent. Double tick mark means message successfully delivered to the recipient's phone. 2 blue tick marks means the recipient has read the message. WhatsApp कहते हैं कि ये encrypted है, यानी जो भी आप इस पे बातचीत करते हैं
वो कोई और नहीं देख पाता, न सुन सकता है, न पढ़ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी संख्या रोमन अंकों में नहीं होती है? Which of these numbers is not represented in Roman numerals? A 0, B 10, C 100 या D 1000? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 0। ऑप्शन ए 0। श्योर? जी सर। ए पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। 3000 जीत गए। Romans did not have a representation for 0. उनके पास M था जो कि 1000 का है, C था 100 का, X 10 का। MCX 1000, 100 and 10 पर 0 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। बल्कि जहां तक मेरी जानकारी है 0 जो है वो भारतवर्ष में उसका आविष्कार है ना? जी सर। वाह क्या बात है, वेल डन इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस भारतीय ब्रांड का टैगलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया है? Which Indian brand has the tagline the taste of India? A quality, B India tourism, C Parag, D Amul? सर प्लीज लॉक डी अमूल। D Amul, श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। अमूल डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब, आपका 5000 जीत गए आप। ये जो टैगलाइन थी, दिस वाज कॉइन्ड बाय श्री कैनन कृष्ण ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ASP, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ मुंबई। द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल। पांचवा प्रश्न, पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। अवंतिका जी आपके सामने ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? गाना आ गया। इन विच फिल्म डिड दिस सॉन्ग फीचर? सर हिला रहे थे, बीच में ही रोक दिया उनको। फिल्म वगैरह तो देखती होंगी आप। ऑप्शन रखूं आपके सामने। ए सत्यम शिवम सुंदरम, बी जीवा, सी राम तेरी गंगा मैली, या डी जाल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली सी ऑप्शन कह रही हैं। ऐसे ताला लगाया जाए और ताली पहले से पड़ गई, इसका मतलब सही उत्तर है आपका और आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है अवंतिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सुन साहिबा सुन, इसकी गायिका थी लता मंगेशकर जी। ये फिल्म राज कपूर जी के द्वारा निर्देशित उनकी आखिरी फिल्म थी। इसमें उनके जो छोटे पुत्र हैं राजीव कपूर, जिनको पेट नेम से हम लोग चिंपू जी बुलाते हैं, वो इसमें उन्होंने भाग लिया था। अब आपको घड़ी बड़ी जी 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न के लिए। ओके, प्रश्न डालने से पहले मैं सोच रहा हूं अवंतिका जी, बहुत सारी आपने अपने जीवन में शिक्षाएं प्राप्त की हैं और न जाने कहां कहां आपने प्रयत्न किया है कि आप कुछ बन जाएं जीवन में। तो हमारे पास एक वीडियो है, उसे देख लेते हैं, शायद उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इसकी। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम अवंतिका त्रिवेदी है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और इस वक्त मैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मैं ऑडिटर हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी और पंचायतों में। मेरा काम पूरी तरह से फील्ड वर्क है, अलग अलग सोसाइटीज़ पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे जहाँ हम ऑडिट करते हैं। पंचायतों में फंड्स आते हैं गवर्नमेंट्स के, तो हमारा काम रहता है कि गवर्नमेंट जो फंड दे रही है वो फंड किस काम के लिए आया है, क्या पंचायत उसे उसी काम में यूटिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है। क्या होता है कि मेरा काम ऐसा है कि कभी तो मुझे शहर के अंदर ही जाना है जो हार्डली 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें शुगर मिल जाना है जैसे, तो वो यहाँ से 95-100 किलोमीटर्स तक है। मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि आप जब जाते हैं तो लोग खड़े होते हैं, आपको वेलकम करते हैं। तो एक छोटे से ही लेवल पे सही, पर मैं वो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं अपनी जॉब को बहुत एंजॉय करती हूँ। शादी के लिए घर वाले मेरे सपोर्ट में रहते हैं। उन्हें पता है कि मुझे अभी जिस लक्ष्य को पाना है उसे मैंने एक पायदान ही मैं उस पर चढ़ी हूँ, अभी मुझे और दूर भी जाना है। तो मैं जितना हो सके मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करके
उस लक्ष्य तक एक बार पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी। अगर मैं अच्छी धनराशि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से जीतती हूँ, मैंने अपने आसपास में कई ऐसे परिवार देखे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो मैं अपनी जीती हुई धनराशि में से कुछ हिस्सा उनकी मदद में ज़रूर लगाऊंगी, उन्हें एक स्वरोजगार उत्पन्न करा के, जिससे वो एक अपना रोजगार कर सकें और बिना अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता किए एक अच्छा जीवन जी सकें। बहुत कम बार ऐसे सुनने को मिलता है कि एक तो ये कि आप एक महिला हैं और जहाँ पर अधिकतर पुरुषों को काम दिया जाता है या ज़्यादातर पुरुष रहते हैं उस काम पे, वहाँ पर एक महिला काम कर रही है। और दूसरा, जिस तन्मयता के साथ आपने कहा कि मैं अपने जॉब को बहुत एंजॉय करती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम सुनने को मिलता है। कई बार कहते हैं अरे यार मैं यहाँ काम कर रही हूँ लेकिन फंस गई हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों आपने ऑडिटर सेलेक्ट किया? सर, ऑडिटर इसलिए चुना क्योंकि एक सम्मान मिलता है। हम जब जाते हैं संस्था पे तो मेरा जो लक्ष्य रहा है शुरू से वो आईएएस बनने का रहा है। आईएएस? यस सर। सर्विसेज में? यस सर जी। तो आईएएस वाला लेवल का सेटिस्फैक्शन या वो सम्मान नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटे लेवल पे, बट एक ऑडिटर को वो सम्मान मिलता है। हम जाते हैं तो एक संस्था पे लगता है कि हाँ कोई आया है, तो वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और लगता है कि हाँ मैं अपने आप ये आपके अंदर ऐसी भावना आ गई या कभी कहीं ऐसा आपने देखा हो, सोचा हो, कहीं उदाहरण आपके मन में आया हो? सर, एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगी। जी अवश्य। मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, एक एनवायरमेंटल क्विज हुआ था हमारे स्कूल में और उसमें मुझे कंसोलेशन प्राइज़ मिला था जीके क्विज कंपटीशन में। वहाँ ऑडिटोरियम है आगरा में, सूर सदन ऑडिटोरियम, वहाँ हमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। कई लोग आए थे, ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था, इतने सारे गेस्ट थे, पर अच्छा कोई किसी को नोटिस नहीं कर रहा था। पर अचानक से एक इंसान की एंट्री होती है और सारा ऑडिटोरियम खड़ा हो जाता है और उनको एक सब उनके आगे पीछे उन्हें वेलकम कर रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, कोई नमस्कार कर कुछ कर रहा है। वो देख के लगा कि ये कौन है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये उस वक्त आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। वो डीएम थे आगरा के? जी। और उनको देख के लगा कि मुझे ऐसा बनना है। वहीं से लेकिन वो एक ऐसी चीज़ माइंड सेट हो गया। उसके बाद सर कैरियर ऑप्शन के बारे में कभी कुछ दूसरा सोचा ही नहीं। जाना है तो वहीं जाना है जहाँ अगर आप ऑडिटोरियम में प्रवेश करें तो सब लोग खड़े होकर के नमस्कार करें और तालियां बजाएं। आज भी ताली बज रही है आपके लिए अवंतिका जी। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए और जैसा कि हमने आपसे कहा था, अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2018 में किस चक्रवात ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया? Which cyclone hit Andhra Pradesh and Odisha in October 2018? ऑप्शन सुनिए। ए मेकुनु, बी लहर, सी तितली, डी सागर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी तितली। तितली श्योर है? जी सर। ताला लगा दें इसे? जी सर। तितली सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका। तितली अक्टूबर 2018 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस चक्रवात ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। और एक समय मैं सोचता था कि जितने भी साइक्लोन आते हैं, जैसे मान लीजिए पहला साइक्लोन आया विश्व का तो उसका ए से होगा, फिर दूसरा होगा बी से, फिर तीसरा होगा तो सी से। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के ऊपर ये इफेक्ट होने वाला है वही देश बोले। उस रीजन में जितने भी देश होते हैं वो तय करते हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। एक एक करके वो बारी बारी नाम देते हैं। तितली क्यों नाम दिया गया इसका? अजीब लग रहा है। बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है तितली, लेकिन साइक्लोन लगा दिया इसके नाम पर का। अब बताइए, भयंकर तबाही मचा दी तितली ने। अच्छा, आपने एमएससी किया हुआ है, एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, यानी कि आप रुकना नहीं चाह रहे हैं कहीं भी। नहीं सर। कितना शिक्षित अपने आप को कीजिएगा? सर जितनी शिक्षा मिल जाए उतना कम है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है
लेकिन कोई एक ध्येय है, आपने कहा कि आपको सर। आईएएस में जाना है, जी सर। प्रयत्न हो रहा है उधर, जी सर। कहाँ तक पहुंची? सर आईएएस के लिए अटेम्प्ट दिए थे और लेकिन अनलकीली उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई हूँ। जो अभी मैं ऑडिटर की पोस्ट पे हूँ, ये भी स्टेट कमीशन के थ्रू ही हुआ है मेरा सिलेक्शन। उसी एग्ज़ाम का एक लोअर स्टैंडर्ड कह सकते हैं, उसमें हुआ है। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करके एसडीएम की पोस्ट तक जाऊँ, जिससे हम प्रमोटेड आईएएस हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट एसडीएम क्या हुआ? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर वो नहीं और यूपीएससी का इम्तिहान आपको देना पड़ेगा? उसके लिए सर हमें स्टेट सर्विस कमीशन का एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीपीसीएस का एग्जाम। ओके। जी सर। फिर वहां से एसडीएम से आप प्रमोट हो सकते हैं? प्रमोटेड आईएएस होते हैं ओके, डायरेक्ट। ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। लेकिन फिलहाल तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा 7वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किस मिथोलॉजिस्ट और लेखक की आवाज है? Which mythologist and author's voice is this? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, सुनाई जाए आवाज। हनुमान जी की जो कहानी है, इसका एक इतिहास है, कहानी का एक इतिहास है, कविताओं का इतिहास है, मूर्ति का इतिहास है। फिर भारत में नॉर्थ इंडिया में जैसे हनुमान जी को पूजा करते हैं, साउथ इंडिया में बहुत अलग तरीके से करते हैं। महाराष्ट्र में उसका एक अलग इतिहास है, उड़ीसा में उसका अलग इतिहास है। हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन देवी देवताओं के माध्यम से भी हम इतिहास और भूगोल को समझ सकते हैं। फिर से सुनना चाहेंगे? जी सर। एक बार फिर से सुनाया जाए। हनुमान जी की जो कहानी है, इसका एक इतिहास है, कहानी का एक इतिहास है, कविताओं का इतिहास है, मूर्ति का इतिहास है। फिर भारत में नॉर्थ इंडिया में जैसे हनुमान जी को पूजा करते हैं, साउथ इंडिया में बहुत अलग तरीके से करते हैं। महाराष्ट्र में उसका एक अलग इतिहास है, उड़ीसा में उसका अलग इतिहास है। हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन देवी देवताओं के माध्यम से भी हम इतिहास और भूगोल को समझ सकते हैं। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, शायद आपको पता चले ये किनकी आवाज है। ए अश्विन सांगी, बी देवदत्त पटनायक, सी विवेक देव रॉय, या डी विक्रम चंद्र। सर देवदत्त पटनायक लग रहे हैं, उनको देखा है टीवी पे, वो मिथोलॉजिस्ट भी है। ये किस मिथोलॉजिस्ट और लेखक की आवाज है? अश्विन भी उन्होंने सांघवी, लिखी हुई देवदत्त हैं। पटनायक, विवेक देव रॉय, हैं। विक्रम चंद्र। अश्विन सांघवी, देवदत्त पटनायक। क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, देवदत्त पटनायक। ऑप्शन बी देवदत्त पटनायक, श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। देवदत्त पटनायक, बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सबके सब लेखक हैं। सर देवदत्त और सबके पटनायक सब जी जो को हैं वो सुना हुआ है मैंने, माइथोलॉजी से रिलेटेड वो हैं, ये मुझे पता है। उनकी मैंने पौराणिक books भी- कथाकार जिन्हें हाँ, कहते हैं। ये तो मुझे पता है, पर आवाज भी मैंने उनकी टीवी पर सुनी हुई है, तो वही लग रहा था। जो भी आवाज आपने सुनी वो बिल्कुल सही आवाज थी। 40,000 जीत गए आप। वेल प्लेड अवंतिका जी। देवदत्त पटनायक के पास मेडिकल डिग्री है। वो एक मशहूर मिथोलॉजिस्ट है, known for his interpretations of ancient Indian scriptures. His books include Jaya, My Gita, Sita, and more. Many such books. क्यों इतनी लंबी लंबी सांस ले रही हैं आप? ऐसा लग रहा है कि आप शायद गलत जा रही थी। नहीं सर, थोड़ा सा नर्वस हो गई। संदेह था। ओके, कोई बात नहीं। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की पत्नी का पहला नाम और इनका पहला नाम एक ही है? Which former cricketer is married to a person who has exactly the same first name as his own? ठीक है? जी सर। अब ऑप्शंस देता हूं। ए सबा करीम, बी किरण मोरे, सी नयन मोंगिया, डी नवजोत सिद्धू। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नवजोत सिद्धू। श्योर? यस सर।
ताला लगा दें? Yes, sir. मुस्कान कह रही है कि शायद आपने सही उत्तर दिया है। लॉक किया जाए डी को कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 80,000 जीत लिया आपने। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम नवजोत है, जो पंजाब के एमएलए रह चुकी हैं। सबा करीम की पत्नी रश्मि रॉय हैं। नयन मोंगिया की पत्नी का नाम है तनु मोंगिया। किरण मोरे की पत्नी रावी मोरे। और अवंतिका जी, आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब आएगा 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने साल 2018 में अपना पहला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? Which of these tennis players won her first Grand Slam singles title in 2018? खेलों वगैरह में आपकी दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत। ओके, टेनिस के बारे में ज्यादा नहीं। ओके, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, देखिए शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ए, स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा, बी, स्लोन स्टीफन्स, सी, सिमोना हालेप, या डी, गाबिन मुगुरुजा। सर सिमोना हालेप लग रहा है, क्योंकि अभी शायद रिसेंटली कुछ उनका कंट्रोवर्सी हुआ है ओके, सेरेना विलियम्स के साथ में। क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक सी, सिमोना हालेप। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। सिमोना हालेप, सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप शायद किसी और के बारे में सोच रही थी ना? नहीं सर, यही सेलिना विलियम्स की बात कर रही थी आप? सर सेरेना विलियम्स के साथ में मैच हो रहा था, ग्रैंड स्लैम अभी हुआ है ये तो। नहीं, वो तो वो जापानी खिलाड़ी थी, उनके साथ खेम था वो सेलिना विलियम्स का। नाओमी ओसाका, जिसने विंबलडन जीता फाइनली जा करके। ये गलत हो गया क्या? यूएस ओपन खेला था उन्होंने सर ये गलत है। और नाओमी ओसाका जीत गई थी। सिमोना हालेप जो है बिल्कुल सही जवाब। ओहो, 1,60,000 जीत गई आप। रोमानिया की सिमोना हालेप ने 2018 का फ्रेंच ओपन जीतकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। स्लोन स्टीफन्स 2017 में यूएस ओपन जीती थी। गार्बिन मुगुरुजा 2016 में फ्रेंच ओपन, और स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा 2004 में यूएस ओपन। आप शायद बात कर रही थी जो हाल ही में हुआ। यस सर। उसमें सेलिना विलियम्स जो थी वो हार गई थी। वो हार गई। जापानी खिलाड़ी। जी सर। पहली दफे एक जापान की महिला खिलाड़ी ने जीती हैं, हाँ। किसी ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। बहुत ही ऐतिहासिक था वो जीत। हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें। जी सर। सही कहा? जी सर। ओके, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करते हुए आपके सामने प्रश्न रखता हूं। ये किस बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी का लोगो है? दिस इज द लोगो ऑफ विच बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी। एक आपको हम अभी एक इमेज दिखाएंगे और आपको बताना है दिस इज द लोगो ऑफ विच बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी। कैन वी सी द लोगो प्लीज? ऑप्शंस रखूं आपके सामने। ए, Alchem Laboratories, B, Biocon, C, Abbott India, D, Serum Institute of India. एल्केम लग रहा है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। अवंतिका जी एक लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस, बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। आपने इमेज देख लिया है, ठीक है? रोशनी डालिए इनके ऊपर। हाँ, ये है। ये किस बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी का लोगो है?
This is the logo of which biopharmaceutical company? A. Alchem Laboratories, B. Biocon, C. Abbott India या D. Serum Institute of India. और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बी 51% दिया है बायोकॉन को, ए को दिया है 15, सी को मिले हैं 5% और डी को 29। क्या करिएगा? सबसे ज्यादा दिया है बी को। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। कभी नवाज है बी बायोकॉन को ताला लगा जाए, देखें ऑडियंस सही है या नहीं। ओह, वेरी हाई लेवल क्वेश्चन फॉर यू। और फार्मास्यूटिकल, वो भी बायो फार्मास्यूटिकल। आप एल्केम लेबोरेटरीज कह रही थी। अगर आप लाइफलाइन न लेती और एल्केम लेबोरेटरीज कहती तो आप गलत होती। जनता सही है। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। वो बायोकॉन, वेल प्लेड ऑडियंस। बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी है। इसे 1978 में बेंगलोर या बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। इस कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजुमदार शॉ है। वेल प्लेड ऑडियंस। एक बार फिर तालियां बज रहे हैं आपके लिए, और तालियां बजती रहें जोर से, क्योंकि एक चेक आ रहा है अवंतिका जी का नाम। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक, ये आपका रहा। आज आप निश्चित रूप से 3,20,000 ले जाएंगे यहां से। चेक को आप अपने संभाल के रख सकती हैं, क्योंकि जीती हुई रकम हम आपको डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे। अब यहां पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। क्या बात है, वाह, बढ़िया आवाज के साथ खुल जाता है द्वार। और घड़ी बड़ी जी जो है, ये बड़ी कृपा है, ये शांत हो जाएंगी। अब आपकी माताश्री से मैं बात करना चाहता हूं। और विमलेश जी, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अपनी अच्छा। पुत्री को देख करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें आपका भी योगदान बहुत होगा। बचपन से आपने अपनी पुत्री को जिस राह पे डाला, जी सर, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल, एक कठिन इन्होंने रास्ता पकड़ा है। इनको आईएएस में जाना है, शुरू से इनको शिक्षा प्राप्त करनी है, न जाने कितनी डिग्री इन्होंने प्राप्त कर ली। कभी आपके मन में ये नहीं हुआ कि नहीं इनका? सर मैं इसको हमेशा प्रोत्साहित करती रही, कुछ न कुछ करते रहिए, कभी भी बीच में ब्रेक नहीं करना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मैं हासिल नहीं कर पाई वो ये जरूर हासिल करे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ नहीं हासिल किया? सर कुछ परिस्थितियां एक ऐसी रही पुत्री को जो आपने जन्म दिया, जिसके लिए आपने इतनी सर मेरा मेहनत- गर्व है, ये मुझे बहुत अभिमान है अपनी बेटी को। जी जी, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, सर बिल्कुल। लेकिन जितना भी आपने कष्ट उठाया उसका परिणाम देखिए आज यहाँ पर है। और हम आपको बधाई देते हैं। बहुत परिश्रम किया है आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने जितना भी त्याग किया होगा अपनी पुत्री के लिए, वो आज निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। कोई और आप उपाय बताना चाहते हैं, या कुछ इनको शिक्षा देना चाहती है, कोई एडवाइस देना चाहती है, कोई सलाह मशवरा करना चाहती है इनको? सर ये खुद ही शिक्षित है और मुझे खुद अब एडवाइस देने लगी है अच्छी चीज की। वो तो शिक्षा अब की, मुझे- ये तो शिक्षा की बात हो गई, जी। लेकिन शिक्षा के अलग भी और बहुत सारी बातें होती है। सर वो नहीं मानती मेरी। नहीं मानती? नहीं सर। बहुत जल्दी आप समझ गए हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा था। मैं परेशान होती हूँ इस चीज के लिए, तो वो मुझे चुप करा देती है, कहती नहीं मुझे अभी कुछ हासिल करना है, अभी मुझे आपको। इतना कुछ तो इन्होंने हासिल कर लिया है। नहीं सर अभी बहुत इसको आगे भी जाना हासिल है। कर लीजिए ना, क्या है उसमें? नहीं, सब जनता समझ गई हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अवंतिका जी, अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। आज आप यहां से 3-20 तो अवश्य ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं,
बहुत सोच समझकर उनका उपयोग कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 640। इसे खेलिएगा अवश्य क्योंकि आप लीस्ट रिस्क में हैं। 6,40,000 जीतने के लिए आपको इस अगले 11वें प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा है। इनमें से किस व्यक्ति के बाकियों से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर हैं? Who among these personalities has more followers on Twitter as compared to the others? Okay? ट्विटर तो जानती होंगी क्या है? आप हैं ट्विटर पे? सर ट्विटर पे अकाउंट तो बनाया था, आपको लेकिन? फॉलो भी कर रही थी। मुझे? यस सर। अरे सर और पर- चेहरे की मुस्कान देख रहे हैं आप? एकदम खुश हो गया हूं मैं। जी सर लेकिन बहुत समय से अब नहीं कर रही हूँ। नहीं करते हैं? अच्छा, उसकी वजह हम बाद में पूछेंगे, पहले इसका उत्तर दीजिए। जी सर। And your options are A, Barack Obama, B, Narendra Modi, C, Cristiano Ronaldo, या D, Donald Trump। इनमें से किसी एक को कभी आपने फॉलो किया है? नहीं। आपने मुझे फॉलो किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इतने महापुरुषों के साथ आप हमें फॉलो कर रही हैं, इनको नहीं कर रही हैं, इसके लिए मुझे और भी गर्व हो रहा है। सर इन महापुरुषों से ज्यादा हम आपके क्लोज हैं। नहीं। तो इनमें से किस व्यक्ति के बाकियों से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर हैं? सर डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है, बराक ओबामा भी नहीं लग रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नरेंद्र मोदी जी में लग रहा है। शायद इनमें से कोई होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, बराक ओबामा भी नहीं। सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर ज़्यादा लग रहा है कि शायद वो है। नरेंद्र मोदी नहीं है। हम यहाँ चेतावनी देते हैं कि देखिए, आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकती हैं, और अगर रिस्क हो गया सही तो आप 640 जाए, लेकिन अगर रिस्क लेंगी ही और गलत हो गया तो भी आप कुछ खोएंगी नहीं। लेकिन अगर आपको आगे जाना है Yes, sir. तो बहुत सोच समझ कर खेलना होगा। 3 लाइफलाइन है आपके पास, और अगर आपको दिक्कत हो रही है इसके उत्तर देने में तो सर लाइफलाइन ओके, कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफलाइन। ओके कंप्यूटर जी, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए, और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। 2 मिटा दीजिए। जिन दोनों पे आपकी नजर जा रही थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नरेंद्र मोदी जी पर, वो मिट गए हैं। अब 2 ही बचे हैं, एक है बैरक ओबामा और दूसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक सही, एक गलत, और सही उत्तर आपको देंगे 6,40,000 रुपए। इनमें से तो बराक ओबामा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, बराक ओबामा। इनमें से किस व्यक्ति के बाकियों से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर हैं? सर बराक ओबामा लग रहे हैं। एक उत्तर देना है आपको। 2 लाइफलाइन बची हैं, सही उत्तर देंगे 640, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर वो गलत भी हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं, आप 320 पे हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। लॉक करना चाहें तो बोलिए, लाइफलाइन लेना चाहें तो बोलिए। सब बराक ओबामा ही लग रहे हैं, बस सोच लो। इत्मीनान से सोच लीजिए। न मेरे चेहरे पर उसका उत्तर लिखा है, न मेरे चश्मे पर।
सर थोड़ी हिम्मत ले रहे हैं। नहीं नहीं, हिम्मत मेरी पूरी है आपके साथ। क्या करेंगे अवंतिका जी? सर बराक ओबामा लग रहा है, पर ये भी लग रहा है गलत हो गया। कुछ उत्तर दीजिए हमें। सर बराक ओबामा, सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, ओके। कमर जी, अवंतिका जी सही उत्तर नहीं मालूम, एक और लाइफलाइन लेंगी, कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। तो जो एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन है, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और रोहित जी, आपकी बारी आ गई, प्रकट होइए हमारे सामने और अवंतिका जी की मदद कीजिए। रोहित जी, आपको मैं प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं। दो ही ऑप्शंस बचे हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे इन्होंने 50-50 लाइफलाइन ली थी। प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति के बाकियों से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर हैं? Who among these personalities has more followers on Twitter as compared to the others? दो चले गए हैं, दो ही बचे हैं। ए बराक ओबामा, डी डोनाल्ड ट्रंप। 60 सेकंड है, उत्तर दीजिए। इसका उत्तर तो मुझे लगता है कि आपका चेहरा ध्यान से देखते तो पता लग जाता, क्योंकि जितना आप ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको इसका जवाब बहुत अच्छे से मालूम है। सर लेकिन मैं हॉट सीट पे हूं नहीं। अवंतिका जी, इसका जवाब होना चाहिए ए बराक ओबामा। और कुछ पूछना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? सर लॉक करना चाहूंगी। बराक ओबामा। कबीर महाशय, ए बराक ओबामा, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आपका मन भी उसी ओर जा रहा था। बराक ओबामा के 103 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 75 मिलियन प्लस, नरेंद्र मोदी जी के 44 मिलियन प्लस। डोनाल्ड ट्रंप, ट्विटर हैंडल ऑफ पोटस, व्हिच इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैज 24 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, एंड रियल डोनाल्ड ट्रंप हैज 55 मिलियन प्लस फॉलोअर्स। तो कंबाइंड टोटल इज अप्रॉक्सिमेटली 79 मिलियन फॉलोअर्स। और हमारी गणना जो है इनमें से मीलों कोस दूर है, यानी आसपास ही नहीं हूं मैं इनके। 35 है हमारी। सर पर हम आपके फॉलोअर हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये तो सिर्फ ट्विटर की बात है, हम फेसबुक पे भी हैं, हमारा अपना ब्लॉग भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी है। तो मिला जुला करके सुनिए, मिला जुला करके तकरीबन 60 मिलियन से ऊपर हो जाता है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस वजह से थोड़ी ना कहा था कि आप लोग खड़े हो जाएं। इसका तोड़ हम बोलने वाले हैं। बहुत से ऐसे हैं जो तीनों जगह हैं, तो 60 में से 3 गुना बटा दीजिए, 20 रहेगा केवल। खामखा खड़े हो गए आप लोग ताली पर सर हम लोगों के लिए जो आप हैं वो कोई नहीं होगा इनमें। अरे नहीं। ओके अवंतिका जी, रोहित सरदाना जी को एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर बताया और आपको 6,40,000 रुपए जितवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से, और भी गंभीर होती जाती है समस्या। यहाँ पर देखिए,
12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए का। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, जोड़ीदार की लाइफलाइन केवल बची हुई है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाड़ी शहर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 1 सदी तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था? Which of these Gulf cities was a dependency of Bombay presidency for almost a century during the British rule in India? Okay? प्रश्न को समझ लिया आपने? अब ऑप्शंस को समझिए। ए जेडा, बी फुजैरा, सी एडन, डी मस्कट। कौन सा खाड़ी शहर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 1 सदी तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था? सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। 1 लाइफलाइन बची है जोड़ीदार की। खेल सकती हैं अगर आपको सही उत्तर मालूम है। 12,50 मिलेंगे। कभी भी आप क्विट भी कर सकती हैं। 6,40 आप जीत रहे हैं। फुजेरा सिटी, गल्फ ऑफ अदन, मस्कट, अदन, जेड्डा, फुजेरा, जेड्डा, अदन, मस्कट, खाड़ी शहर गल्फ ऑफ अदन, जेड्डा, अदन। सर लग रहा है कि कभी पढ़ा हुआ है पर याद नहीं आ रहा। क्या लग रहा है आपको? सर सी अदन लग रहा है। Okay. अदन की खाड़ी शायद। जेड्डा तो जेड्डा, सर अदन लग रहा है। बस लग रहा है कि कभी पढ़ा हुआ है पर दिमाग में नहीं आ रहा। क्या करेंगी? चूड़ीदार को भी नहीं पता, मुश्किल है। ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 1 सदी तक अदन की खाड़ी, मस्कट। सर अदन लग रहा है पर बस थोड़ा सा अदन फुजी। उत्तर दीजिए वातिका जी। सर अदन बता दीजिए हमें क्या करना है। सर सी अदन के साथ जाना चाहूँ। फाइनल उत्तर आपका यस सर। लॉक कर दें? यस सर। सी एडन या अदन। ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। बहुत समय लिया आपने। क्यों लग रहा है आपको अदन होना चाहिए? सर ये ऐसा लग रहा है कि कहीं पढ़ा हुआ था पर इस वक्त बिल्कुल याद नहीं आ रहा। क्या पढ़ा था इसके बारे में? सर जब हिस्ट्री में जब तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ये ब्रिटिश रूल तब पढ़ा था, तो कहीं स्पार्क कर रहा था कि शायद ये अदन हो सकता है। अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन पढ़ा हुआ है, इसीलिए लग रहा था। 12,50 जीत गई आप। वेल प्लेड। अदन इज द राइट आंसर। 1839 से 1932 तक
अदन या एडन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था। उसके बाद इसे ब्रिटिश इंडिया की एक प्रोविंस बना दिया गया था। 1937 में अदन या एडन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और आज एडन यमन की वित्तीय राजधानी है। मैंने सोचा कि आप अनुमान लगाएंगे कि बहुत से जो भारतीय थे वो उस जमाने में अदन गए थे काम ढूंढने के लिए। वही हिस्ट्री में ही ये कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है कि हाँ, जब ब्रिटिश रूल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सब पढ़ा हुआ है तो वही चीज बहुत से भारतीय जो है अभी भी वहाँ बहुत से हैं, लेकिन उस जमाने में भी बहुत से भारतीय वहाँ जाते थे नौकरी करने। बिल्कुल सही उत्तर आपका और 12,50,000 रुपए जीत लिया। अब आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए और वो प्रश्न अवंतिका जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नाम में उनके देश का नाम भी था? Which of these countries has had a prime minister whose name featured the name of his country? A. Bhutan. B. Pakistan. C. Nepal. D. श्रीलंका। श्रीलंका लग रहा है। श्रीलंका में शायद पाकिस्तान का तो भूटान नरेश तो नहीं। भूटान किस देश के कैसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम में उनके देश का नाम भी था? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। सर ये नाम में आ सकते हैं भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, किसी का नाम। श्रीलंका जैसे आपका नाम है ना, आपका नाम हो सकता था अवंतिका इंडिया या अवंतिका भारत, ऐसे। इनमें से किस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नाम में उनके देश का नाम भी था? नेपाल नहीं, नेपाल तो नहीं है। पाकिस्तान से मतलब पूरा नाम आया है उनके नाम में, देश का नाम भी है पूरा नाम। जैसे पाकिस्तान भी है तो पाकिस्तान, या नेपाल, श्रीलंका, भूटान। सवाल यही है, इनमें से किस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नाम में उनके देश का नाम भी था? तो श्रीलंका ही लग रहा है इसमें, क्योंकि श्री करके वहाँ नाम रहते भी हैं शुरुआत। श्रीलंका। श्री नहीं मैं कह रहा हूँ, आधा नहीं, श्रीलंका पूरा नाम आना चाहिए, पूरे देश का नाम आना चाहिए, पाकिस्तान, पूरा नेम। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। गेस वर्क यहां पर नहीं चलता है अवंतिका जी। एकदम सही उत्तर आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि वही आपको देगा 25 लाख रुपए। गेस किया यहां पर और गलत हो गया तो हम नहीं चाहते कि आप नीचे गिरे। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बाकी है जोड़ीदार की, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहें तो क्विट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप गेस करना चाहती हैं, रिस्क लेना चाहती हैं तो यहां पर निर्भर है। सर पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान तो किसी का नाम नहीं सुना भी नहीं है मैंने। नेपाल में अभी कुछ समय से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना शुरू हुए हैं कुछ सालों से। नेपाल से एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नाम में उनके देश का नाम भी था। कष्ट हो रहा हो तो एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी, शायद उनसे आपको कुछ सलाह मशवरा लेना करना चाहूंगा। है जी। लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके कंप्यूटर जी, आखिरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की, इसे अंकित किया जाए। और अरविंद कुमार जी स्वागत आपका, और आइए मदद कीजिए अवंतिका जी की। तालियों के साथ आपका स्वागत। प्रश्न आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे,
इनमें से किस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नाम में उनके देश का नाम भी था? भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। मेरे को तो श्रीलंका लग रहा है। पाकिस्तान तो नहीं हो सकता है। पाकिस्तान नहीं है। नेपाल में भी केपी ओली रहे हैं और पुष्प कुमार दहल रहे हैं नेपाल का भी। प्रचंड रहे हैं वहाँ एक पुष्प कुमार दहल प्रचंड। वही तो पूरा नाम उनका नहीं रहा है। एक में भी पॉसिबल श्रीलंका हो सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है। वो मुझे पता है, मैं इसीलिए सोच रही थी बस। मुझे लगता है कि रिस्क ले लें। नहीं, अगर हम 100% श्योर नहीं हैं तो आप रिस्क मत लीजिए। और मैं आप जैसा सही समझे वैसा कर दूँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर। तो श्रीलंका हो सकता है। आपका गेस वो किस पे जा रहा है? श्रीलंका भी जा रहा था। श्रीलंका पे जा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि उस उधर के नाम ऐसे रहते हैं, ऐसा ना। भूटान तो भूटान वांगचुक। जिग्मे सिंह वांगचुक हाँ, जिग्मे वांगचुक। प्रधानमंत्री मुझे याद नहीं। पाकिस्तान का तो नहीं है। पाकिस्तान तो नहीं है, नेपाल भी नहीं है, नेपाल 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 में पढ़ा तो नहीं लगा। नेपाल तो कुछ नहीं। श्रीलंका हो सकता है, मैं गेस कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा गेस है, 100% श्योर नहीं है। लग तो मुझे भी श्रीलंका ही रहा है, पर आप 12:30 पे हैं। What do you think? आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप प्रधानमंत्री के नाम को आपको जानना चाहिए जी सर। और फिर आपको सोचना चाहिए कि उस नाम में इनके देश का नाम है या नहीं है। यस सर। सही उत्तर देंगे 25 लाख। कोई भी अब लाइफलाइन नहीं बची। गेस वर्क यहाँ चलता नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप श्योर हैं तो ही खेलिएगा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो तो। 1250 आप जीत रही हैं। बताइए रिस्क लिया जाए या नहीं? श्रीलंका पता नहीं क्यों लग रहा है श्रीलंका। पाकिस्तान नहीं है, ये तो एक वो हट गया। ये 12:50 का क्वेश्चन है। हाँ 25 20 आप देख लीजिए, बट आई एम नॉट श्योर। मुझे श्रीलंका लग रहा है। श्रीलंका। हमारा इस पे जा रहा है क्योंकि केपी ओली रहे, पुष्प कुमार दहल प्रचंड रहे नेपाल में, और इसके अलावा देवबा रहे हैं, लेकिन नेपाल की ओर तो देवबा। भूटान को लेकर ही कंफ्यूज हो सकता हूँ। भूटान का सोचिए ना, थोड़ा नाम का कुछ लग रहा हो। भूटान कहीं इस तरीके का नाम कहीं सुना होगा। जिग्मे सिंह वांगचुक ही रहे हैं। नहीं, वो तो नरेश है, भूटान नरेश है। तो आप देख लो, मुझे लगता है क्विट कर दो। सर सही कह रहे हैं, गेस नहीं चलता है। 1250। If you are 100% sure. कष्ट हो रहा है। यस सर। लग तो जोड़ीदार को भी यही रहा है कि श्रीलंका ही है। मुझे भी वही लग रहा है बस। We are not sure. मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। श्योर होना चाहिए। यहां गलत हो गया तो आप 3-20 पे आ जाएं। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। केवल इतना ही मैं आपको सूचित कर सकता हूं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप रिस्क लेना चाहें श्रीलंका तो यह आप पर निर्भर है। क्विट करते हैं। हाँ वो तो है ही। लग रहा है कि एक मन आ रहा है रिस्क ले लिया जाए, एक मन आ रहा है कि क्विट किया जाए। सब भूटान और श्रीलंका में मेन तो श्रीलंका ही लग रहा है। बस ये लग रहा है कि भूटान। मुझे उत्तर नहीं मालूम अवंतिका जी। नहीं पता है सर। काश कि मुझे मालूम होता तो मैं आपको कुछ ऐसे आंख मार देता। रिस्क अगर लेना। तुम्हें रिस्क लेना हो तो आप बताइए, आपको यहाँ बुलाया है इसीलिए। नहीं, मैं इसमें सजेशन दे सकता हूँ आपको क्विट करना है या नहीं, ये तो आपका ही निर्णय नहीं रहेगा वो तो ना। है, बस आपको गेस करना है तो क्या कीजिएगा? ये नाम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता है, तो ये आ सकता है, नेपाल। ये आ सकता है अगर है किसी के नाम में तो। तो नेपाल श्रीलंका नाम में नहीं आ सकता। नेपाल क्या करना चाहेंगे अवंतिका जी? सर। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास और काफी देर से आप लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं, निर्णय नहीं आ रहा है आपके मन में। लेकिन अगर आप किसी एक के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं तो मुझे कहिए, इसे लॉक कर दीजिए, हम कर देंगे।
अगर वो सही निकला तो आप जीत जाइएगा 25 लाख। अगर वो गलत हो गया दुर्भाग्यवश, आप कुछ 9,30,000 रुपए हार जाइएगा और 3:20 पे आ जाएंगे। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 12:50 आप जीत रहे हैं। कोई एक निर्णय आप बताइए। आप श्योर नहीं तो यार इसके मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन इसी में जा रहा है। नेपाल- मुझे इधर प्रधानमंत्रियों का पता नहीं है, ये मेरा क्षेत्र नहीं रहा, तो भाई इस विषय का मेरे को वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है नेपाल बोलो तो रिस्क ले लें। आपका मन है तो आप मेरा कर लीजिए। मन मतलब थोड़ा लग रहा है कि रिस्क ले लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है ना? पर अगर गलत हो गया तो 3:20 है, फिर बड़ा अमाउंट है। गलत उत्तर आपको ले आएंगे नीचे 3:20 पर। 12:50 आप जीत रही हैं। अगर आप क्विट करती हैं तो आज आप यहां से 12,50,000 रुपए ले जाइएगा। क्या कीजिएगा? और अगर सही हो गया तो 25 लाख। सर आई विल क्विट। You'll quit. अंतिम निर्णय आपका। यस सर। गेम क्विट करेंगे आप। ओके कंप्यूटर जी, बहुत ज्यादा प्रयत्न के बाद निर्णय अवंतिका जी ने लिया है कि ये गेम क्विट करेंगी। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। और अब आप किसी एक को गेस कीजिए ताकि हम बता सकें कि सही उत्तर क्या है। सर सी नेपाल। सी नेपाल। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें सही होता कि नहीं। ये सही होता। यदि आप खेलती हैं इसे। माधव कुमार नेपाल मई 2009 से फरवरी 2011 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। आपका ध्यान उधर जा रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन आप श्योर नहीं थे। नहीं थे सर, लग मेरा रहा ऐसा था। मानना है कि आपने सही किया, क्योंकि अगर आप श्योर नहीं थे, हो सकता था गलत भी हो सकता था। गेस वक्त तो चल रहा था आपका। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अवंतिका जी। और डिजिटली आपकी ये जीती हुई रकम हम ट्रांसफर कर देंगे। आप तालियां बजती रहें इनके नाम पे। ट्रांसफर बटन दबाया, ऐड पे ही दबाया, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर कंफर्म। ओके 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में। तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक तस्वीर लेंगे हम आपके साथ। अरविंद कुमार जी एक फोटो ले लीजिए हमारी। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फोन चालू हो जाता है। इस पे प्लीज। अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कंटेस्टेंट्स। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाए, यानी जो पहले हुए उसे पहले रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, arrange these events of the Indian freedom struggle in chronological order. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मंगल पांडे को फांसी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी दांडी मार्च। मंगल पांडे's hanging, establishment of the Indian National Congress, quit India movement, डी दांडी मार्च। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और वो क्रम ये है। सबसे पहले ए मंगल पांडे को फांसी 1857 में हुई है। फिर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। फिर आता है डी दांडी मार्च 1930 में। और अंत में सी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ए बी डी सी, केवल दो। सबसे तेज जवाब संजीव कुमार। बहुत बहुत बधाई। अरे ये मत कीजिए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। बिग हैंड फॉर संजीव कुमार।
बहुत कमजोर तरीके से आप लोग ताली बजा रहे हैं, जरा एक बार बहुत बहुत बधाई आपको संजीव कुमार जी। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में हूँ बतौर हेड कांस्टेबल। आप हेड कांस्टेबल हैं वहां पर? जी सर। सर आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। Thank you, बहुत कम लोग ऐसे व्यवसाय से आते हैं, यहाँ हॉट सीट पर पहुंच जाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक बार फिर से। तो हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया आपके लिए, हम वो वीडियो देख लें पहले। जी सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है। मेरा घर हिमाचल के कांगड़ा जिले में है। मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरा काम यहाँ पे, मैं आजकल डैम सिक्योरिटी में हूँ, पौंग डैम पे। और वैसे भी टाइम टू टाइम हमारा ड्यूटी चेंज होती रहती है। कभी हम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में चले जाते हैं, कभी हम यहाँ रहते हैं। पुलिस वाले के और बाकी डिपार्टमेंट से कंपैरिजन किया जाए तो पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो ज़्यादातर पब्लिक डील करते हैं। जब वो किसी स्पॉट पे हैं और कुछ घटना घट गई है तो जो सराउंडिंग पब्लिक होती है वो सबसे ज़्यादा हमारा बाधा उत्पन्न करती है हमारे काम में। मैक्सिमम जनता सोचती है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, हम किसी में लफड़े में फंस जाएंगे, कहीं पुलिस हमको जानबूझ के विटनेस न बना ले, कहीं हमसे कोई ऐसा वैसा कोई बयान ना लिखवा ले। एज ए पुलिस वाले बोले या फिर एज ए मेरी ज़िंदगी के बारे में बोले तो छुट्टियों को लेकर तो समस्या रहती ही है क्योंकि साल में बड़ा कम होता है कि हमें कोई वीकली ऑफ नहीं है। हमारे लिए 24 आवर सर्विस रहती है। मेरे हस्बैंड जो पुलिस में है उनके ना तो घर आने का कोई टाइम होता है ना कभी भी आ जाते हैं, मतलब कि उनकी जो ड्यूटी है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। काफ़ी त्योहारों में वो आते नहीं है। लास्ट टाइम करवा चौथ हुआ तो वो आए नहीं। आप ऐसे आ जाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, तब आप हमारे पास नहीं आते हैं। सावी के पापा, आप वहाँ पे जीत के आना और खूब सारे पैसे जीत के हमें घुमाने लेके जाना। तो कोई आपको परीक्षा देनी पड़ती है, किस तरह पहुंचते हैं इस स्थान पर? हाँ सर, इसमें फर्स्ट ग्राउंड क्लियरेंस होती है। अच्छा। आपको, और उसके बाद एक रिटन एग्ज़ाम होते हैं जी, और उसके बाद हमारी जो इंटरव्यू होते हैं और उसके बाद मेरिट लिस्ट में जो आगे मेरिट में टॉप करेंगे वो आगे सिलेक्शन। कितने वर्ष लगे आपको यहाँ पहुँचने में? फर्स्ट टाइम। नहीं, हॉट सीट की बात नहीं कर रहा हूँ जी मैं। सर। ये जो आप हेड कांस्टेबल आपने कहा कि आप हैं, सर मैं 12 साल से हिमाचल प्रदेश पुलिस में हूँ और 5 साल से हेड कांस्टेबल हूँ। तो बचपन से आप इस लाइन में जाना चाह रहे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही पढ़ क्यों रहे। चुना आपने कि आपको इधर ही जाना है? ऐसा था कि बड़े भाई भी घर में, वो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस में ही थे, तो थोड़ा बड़े भाई वहाँ साहब भी उसी हैं? जी जी। ओके। तो वहीं से थोड़ा सा ट्रैक वहाँ को चला गया, हिमाचल प्रदेश पुलिस में हो गए। जी जी। लेकिन वैसे पक्का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि वहीं जाएंगे। ठीक है। जी क्योंकि परिवार के अंदर एक ऐसा चला हुआ था, जी सर। तो आपने सोचा कि वहां जाए। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। थैंक यू सर। हूटर बज गया। आज का समय यहीं समाप्त हो जाता है और सबसे पहले विदाई लेने से पहले हम विदाई लेंगे रोहित सरदाना जी से, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र रहे हैं। जी सर। रोहित जी, एक बार आपको प्रकट होना पड़ेगा हमारे सामने और आपको धन्यवाद हम देंगे एक बार फिर। आप हमारे साथ हमेशा रहे हैं और हम आप सबकी ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ जी, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों और सज्जनों, आज का समापन मैं एक चेतावनी से करना चाहूँगा और बहुत ध्यान से सुनिए इसे। देखिए, केबीसी के नाम पर बहुत से लोग पैसों की लेन देन के बारे में बात करते हैं। ये गलत है। इस बहकावे में आप कभी मत आइएगा। हमारा ये जो कार्यक्रम है, केबीसी का कार्यक्रम, कभी भी किसी भी तरह की पैसों की मांग नहीं करता। जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनसे आप सतर्क रहिए, ये मेरी चेतावनी है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आप अपना ध्यान रखिएगा और जैसा हमने कहा है चेतावनी के बारे में, उस ओर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।
Thank you, audience. Thank you. Thanks very much.